फॉरेन ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, अगला जो टॉपिक है। तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या देख रहे हैं, अलग अलग सेक्टर के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर सेक्टर देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर आजादी से पहले कैसा था और आजादी के जस्ट बाद कैसा था। फिर हमने देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा हुआ, आजादी से पहले कैसा था और आजादी के जस्ट बाद कैसा हुआ। अब हम क्या देख रहे हैं, फॉरेन ट्रेड, जिसे क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार मतलब ट्रेड का मतलब व्यापार होता है। तो यहां से इंडिया से क्या है, आप कुछ माल बाहर भेज रहे हो बना हुआ और बाहर से खरीद रहे हो, तो इसको कहते हैं फॉरेन ट्रेड, व्यापार। ठीक है जी। तो अब यहां पर क्या बताया जा रहा है, द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड इंडियाज फॉरेन ट्रेड। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि जो भी नीतियां अपनाई गई थी, जो पॉलिसियां कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, कॉलोनियल गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, कॉलोनी को क्या कहते हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, संरचना बोलते हैं, संरचना। ये हिंदी गलत है, हिंदी गलत है, ठीक है कोई नहीं। तो देखो क्या है, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। अब सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार, उसने बहुत सारी नीतियां बनाई थी। अभी जैसे आपने क्या पढ़ा था, टैरिफ पॉलिसी पढ़ी, जो टैक्स की पॉलिसी थी कि ब्रिटिश से जो भी यहाँ पर इंडिया के अंदर माल आएगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ से ब्रिटिश के अंदर माल जाएगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंडिया ब्रिटिश के अलावा किसी भी और देश में अपना रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, हस्तशिल्प का कोई भी अगर माल भेज रहा है बाहर, तो उसके ऊपर बहुत भारी कर लगता था, टैक्स लगता था। तो वैसे ही और बहुत सारी पॉलिसीज क्या थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी। तो उससे क्या क्या हमें प्रभाव पड़ा वो चीज हम देखें, उससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो फॉरेन ट्रेड में भी उसका प्रभाव पड़ा। पहला तो टैरिफ पॉलिसी की बात होगी, टैरिफ पॉलिसी से क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। अब टैरिफ पॉलिसी आने की वजह से क्या हुआ कि आप अपना जो माल है, इंडिया का जो माल है, वो बाहर कंट्री के अंदर हम नहीं भेज सकते थे, क्योंकि माल बन रहा है। ठीक है, मान लो 100 रुपए का कोई माल बन रहा है, मैंने कहा ये डब्बा है, 100 रुपए की इसकी मेकिंग है, और इस पर टैक्स ही लग गया, कितना टैक्स लग गया, कितना, 100 रुपए टैक्स लग गया। तो आगे देश में 200 रुपए का कोई ये खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, और इससे डबल तक टैक्स लगता था। तो इसलिए अब बाहर के देश में तो कोई खरीद ही नहीं रहा, तो इसलिए अब इन लोगों ने माल ही क्या कर दिया, बनाना बंद। तो इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका बर्बाद हो गया था। तो यहाँ पर भी आप क्या देखेंगे, ट्रेड के बारे में देखेंगे, कैसे कैसे प्रभाव पड़ा फॉरेन ट्रेड पर, ये जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उससे क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रभाव है, दैट इज व्हाट, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड। तो उन्होंने जो नीतियां बनाई उससे इंडिया क्या बन गया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन गया। क्या बन गया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर जिसे प्राइमरी, कच्चे माल का क्या कहते हैं, एक्सपोर्टर को निर्यात, और इंपोर्टर आयात किसका बन गया, आयातक बन गया किसका, फिनिश गुड्स का। देखो यहां पर क्या हो रहा था कि क्या हो रहा था कि जैसे ये क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये ब्रिटिश है, ये क्या है, ब्रिटिश है, और यहां पर ये इंडिया है। फिगर पे मत जाना, इमेज ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो क्या हो गया था, इंडिया से माल क्या जा रहा है, यहां पर जा रहा है, तो ये कौन सा माल था, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ठीक है। और यहां से क्या आ रहा था, फिनिश्ड गुड्स आ रहा, क्या होगा, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड। तो इंडिया ये बन चुका था उस टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आगे पढ़ो क्या, हाँ, सप्लायर ऑफ फिनिश,
तो यहाँ पर अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब रॉ मटेरियल सच एज रॉ सिल्क, सिल्क यहाँ पे कच्चा सिल्क यहाँ से जा रहा है, कॉटन जा रहा है, वीट जा रहा है, शुगर है, इंडिगो है, जूट है, तो ये सब माल जो है इंडिया से जाता था कहां पर, ब्रिटेन, और ब्रिटेन से वो फिनिश गुड्स बनाकर हमें क्या कहते थे, हमें बेचते थे। तो कॉटन से क्या बनाते थे, कॉटन के कपड़े, सिल्क से सिल्क के कपड़े, वुलन से वुलन के कपड़े बना देते थे, है ना, ऊन के कपड़े, कैपिटल गुड्स बना देते थे जैसे कि मशीनरी वगैरह है, ये सब बना के यहीं पे हमारे को बेच दिया करते थे। तो इंडिया क्या बन गया, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो उस टाइम की जो पॉलिसीज आई थी उसके वजह से, ठीक है। दूसरा क्या हो गया प्रभाव, दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, क्या होता है, एकाधिकार नियंत्रण। तो उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसका मोनोपोली, एकाधिकार, वही सिर्फ पूरे के पूरे जो इंडिया के अंदर है वही सिर्फ राज कर रहे थे, तो इसको क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो मोनोपोली का मतलब तुम लोगों को समझ में आया, मोनोपोली का मतलब क्या है, ब्रिटिश सरकार सिर्फ अपना अधिकार चला रही थी। तो अधिकार के अंदर क्या क्या चलाया उन्होंने, देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ऑन ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो इंडिया से जो माल बाहर जा रहा है और वहां बाहर से कोई माल अगर अंदर से इंडिया के अंदर आ रहा है तो उसके ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा है, इंडिया। फॉरेन ट्रेड के ऊपर, विदेशी व्यापार के ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा था, ब्रिटिश सरकार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड was restricted to British while rest was allowed with few other countries like China, और क्या है, लाइक चाइना, श्रीलंका है जो इसे हम बोलते हैं आज के जमाने में, और पर्सिया जिसे ईरान बोलते हैं, ठीक है। तो क्या था, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ का मतलब आधे से ज्यादा जो विदेशी व्यापार था उस पर किसका अधिकार था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। आधे से ज्यादा में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना सारा का सारा काम कर रही है, यहाँ से लेके जा रही है कच्चा माल। बाकी जो व्यापार हम कर पा रहे थे वो किससे कर पा रहे थे, चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ और ईरान के साथ, ठीक है। और देखिए आगे, द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 सर्व्ड एज डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेशंस बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। अब एक स्विस कैनाल क्या होता है ये हम थोड़ा सा अब नीचे देखते हैं। तो स्विस कैनाल एक रास्ता बना दिया गया पहले। अब इंडिया के अंदर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो कैसे आए, ब्रिटिशर्स कैसे आए, पानी के रास्ते आए, समुद्र के रास्ते से आए। तो इंडिया से ब्रिटेन का जो रास्ता था समुद्र का वो बहुत दूर पड़ता था, क्या पड़ता था, बहुत दूर पड़ता था, जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। तो पहले ये रहा इंडिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये रहा लंदन, ठीक है। अब यहाँ पहले कैसे गवर्नमेंट आते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे आते थे, ब्रिटिशर्स इस रास्ते से आते थे, यहाँ से, ठीक है। इसको हम कलर कर देते हैं, यहाँ से पहले आते थे, हाँ, समुद्र के थ्रू, यहाँ से पहले यहाँ से घूम के आते थे। तो इन्होंने एक रास्ता बनाया, मैन मेड मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया एक रास्ता इन्होंने बनाया जो कि यहाँ से डायरेक्ट आने लगा। तो इसको कहते हैं क्या, स्विस कैनाल। इस रास्ते को क्या कहते हैं, स्विस कैनाल। तो स्विस कैनाल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है स्विस कैनाल के बारे में, स्विस कैनाल इज अ आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस। सिंपल है कि ये क्या है, एक मैन मेड वाटरवे है, पानी का एक रास्ता जो कि इंसानों ने बनाया है, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये कब ओपन हुआ था, 1869 में। ये डेट आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकती है। अब इसमें होता क्या था, तो इस स्विस कैनाल ने, पहले क्या होता था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से आती थी तो उसे बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता था और रूट भी क्या है, लंबा था, तो समय भी लग रहा है और पैसा भी लग रहा है। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने एक रास्ता बना दिया।
ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है जी। और क्या किया, द कैनाल प्रोवाइडेड अ डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया एंड अवॉइडेड द नीड ऑफ सेल अराउंड अफ्रीका। तो देखो इस रास्ते ने क्या किया, इस रास्ते ने डायरेक्ट रूट एक प्रोवाइड कर दिया, डायरेक्ट ट्रेड रूट, तो एक सीधा रास्ता दे दिया, वरना इनको पहले कैसे जाना पड़ता था, अफ्रीका से होते हुए जाना पड़ता था, तो वो अब नहीं जाना पड़ता था, अब सीधे जा रहे हैं, और जिससे व्यापार क्या हो गया इन लोगों के लिए आसान हो गया, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इट इज नॉट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे इन द वर्ल्ड। तो अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए, स्ट्रेटेजिकली मतलब रणनीति के द्वारा और आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये रास्ता क्या था, बहुत जरूरी था, है ना। रणनीति, अब आपको किसी चीज में ज्यादा पैसा लग रहा है, ठीक है, उसमें लंबा टाइम भी ज्यादा लग रहा है, तो आप कुछ ना कुछ प्लान करोगे ना, कुछ ना कुछ बनाओगे कि मेरे को कम समय लगे, तो स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये आसान था, ठीक है जी। और यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि स्विस कैनाल पहले तो इतने को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया है, ग्रेटली रिड्यूस इतना जो डिस्टेंस था 5100 या 5100 का 5100 माइल्स का जो डिस्टेंस था, उसको खत्म कर दिया गया ये रास्ता बनाने के बाद, ना इतना उनको घूम के, माइल्स, किलोमीटर नहीं, माइल्स में घूम के जाना पड़ता है, हाँ, ताकि ब्रिटिश जो है वो आराम से इंडिया के साथ व्यापार कर सके, यहाँ से वहां माल पहुंचा सके, वहां से यहाँ माल लेके आ सके, इसलिए ये रास्ता बनाया गया, ठीक है। तो ये स्विस कैनाल के ऊपर आ सकता है 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब अगला देखो क्या है पॉइंट, तो पहले हमने देखो क्या डिस्कस किया, पहला रीजन क्या इफेक्ट पड़ा कि भाई इंडिया क्या बन गया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। दूसरा क्या प्रभाव पड़ा कि ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या हो गया, एकाधिकार हो गया, मोनोपोली कंट्रोल हो गया किसके ऊपर, पूरे के पूरे फॉरेन ट्रेड के ऊपर, ठीक है। उसमें से आधे से ज्यादा जो व्यापार था वो किसके साथ कर रहा था इंडिया, ब्रिटेन के साथ कर रहा था, और बाकी का किस किस के साथ कर रहा था, चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ, ठीक है जी। फिर एक स्विस कैनाल की ओपनिंग हुई कब, 1869 में, 1869 में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो व्यापार था वो करना और आसान हो गया, जो ट्रेड करना था वो क्या हो गया, और इजी हो गया, ठीक है। तीसरा प्रभाव देखो क्या पड़ा, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है इस टॉपिक में से। तो इस टॉपिक को जरा आंखें खोल के सुनना। तो इसका मतलब क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय धन का निकास। अब देखो क्या हो रहा था कि अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी, क्या बन गया इंडिया, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया और इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। देयर वाज अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट, हाउएवर एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड। अब इंडिया से जब रॉ मटेरियल जा रहा है सस्ते माल पर, ठीक है, कम दाम में खरीद ले रहे हैं, और वहां से फिनिश गुड्स आ रहा है और यहीं के लोगों को बेच दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पैसा हो गया था, क्या हो गया था, बहुत ज्यादा पैसा हो गया था ब्रिटिश सरकार के पास। तो उस पैसे को इन लोगों ने कैसे खर्च किया, यहीं पे कहा गया है भारतीय धन का निकास, कैसे वो सारा का सारा पैसा निकला। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्या है, टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेट बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। अब किस लिए खर्चा होता था, ब्रिटेन में जो भी ऑफिसेज वगैरह बनाए जा रहे हैं इन लोगों के या बन रहे हैं, उसके लिए खर्चा होता था, ठीक है।
टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी लड़ाई वगैरह लड़ रही है, वर्ल्ड वॉर हुआ, ये सब हुआ, बाकी देशों के साथ ये लड़ रहा है, बाकी देशों के ऊपर कब्जा करने जा रहा है, तो वहां पर जो भी पैसा था कहाँ से जाता था, इंडिया से जाता था सारा का सारा पैसा। और किस लिए, टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम का मतलब सर्विसेज, जैसे तो इस सर्विसेज को इंपोर्ट करने के लिए, जैसे डॉक्टर है, इन सब सर्विसेज को, अब यहाँ पे मान लो कोई ब्रिटिश का आदमी बीमार पड़ गया, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ गया, तो ब्रिटेन से बुलाता था, यहाँ से नहीं लेगा, तो ब्रिटेन से वो आएगा, उसके आने का खर्चा, यहाँ पर आराम से रहेगा, खाएगा पिएगा, उसका रहने का खर्चा, और वो जो इलाज करेगा उसका भी खर्चा, तो सारा का सारा यहीं से पैसा, ठीक है। तो ये इन्होंने खर्चा किया, जो भी यहाँ से पैसा कमाया था उसको, ठीक है, इतना समझ में आया। फॉरेन ट्रेड क्लियर, फॉरेन ट्रेड के क्या क्या प्रभाव पड़े वो क्लियर। तो 3 प्रभाव पड़े हैं। पहला, क्या बन गया इंडिया, एक्सपोर्टर ऑफ, आप क्या बोलेंगे, निर्यात तक बन गया किसका, प्राथमिक वस्तुओं का, ठीक है, और आयातक बन गया किसका, फिनिश गुड्स को क्या बोलेंगे, तैयार वस्तुओं का। दूसरा क्या हुआ कि विदेशी ब्रिटिश शासन का एकाधिकार नियंत्रण हो गया हमारे ऊपर, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर विदेशी व्यापार के ऊपर किसका कंट्रोल था, किसका नियंत्रण था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है जी। स्विस कैनाल के ऊपर हमने देखा कि स्विस कैनाल 1869 में आया, और ये क्या है, ये एक रास्ता बन गया, रास्ता बनाया गया, जिससे क्या हुआ, जो विदेशी व्यापार था ब्रिटिश और इंडिया के बीच का, वो आसान हुआ, कम कॉस्टली हो गया, और समय के साथ भी कम, ठीक है, समय भी कम लगने लगा, ठीक है। अब तीसरा प्रभाव क्या पड़ा कि जो पैसा कमाते थे ये लोग, ब्रिटिश सरकार इंडिया से एक्सपोर्ट के थ्रू और इंपोर्ट के थ्रू, तो वो सारा का सारा पैसा कहाँ खर्च कर देते, पहला अपने ऑफिस जो ब्रिटेन में सेट कर रहे थे ये लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, तो उसके ऊपर अपने यहाँ का पैसा खर्च किया। दूसरा, जो भी लड़ाइयां लड़ रहे थे ये लोग उसके ऊपर खर्च किया। तीसरा, जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इंडिया के अंदर, उनकी जो कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी, इनविजिबल आइटम्स के ऊपर खर्च किया, बेसिकली सर्विसेज के ऊपर खर्च, ठीक है जी।